नमस्कार और स्वागत है। दिल्ली में सुबह उठते ही हम में से ज्यादातर लोगों का पहला काम क्या होता है? फोन उठाकर AQI चेक करना। बिल्कुल, 350, 420, 500 ये नंबर तय करते हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे या नहीं, हम सुबह की सैर पर निकलेंगे या नहीं। और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम होगा या नहीं। मतलब ये हमारी जिंदगी का एक तरह से रिमोट कंट्रोल बन गए हैं। सही बात है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये नंबर, ये आंकड़े आ कहाँ से रहे हैं, और क्या हम इन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? और देखिए, यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाँ, हाल ही में जब कोर्ट ने दिल्ली के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों के अंदर झांकने और उनमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की जांच करने के लिए कहा, तो ये साफ हो गया कि शक की सुई अब सीधे सिस्टम की तरफ है। और इसी ने हमें आज की इस गहरी पड़ताल के लिए प्रेरित किया है। बिल्कुल। तो आज हम एक तरह से जासूसी करने वाले हैं। दिल्ली की हवा के जो आंकड़े हमें रोज परोसे जाते हैं, क्या वो सच कह रहे हैं? हमारे मुख्य गवाह हैं शहर में लगे 40 कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस, यानी CAQMS। आज हम इन्हीं से पूछताछ करेंगे। और हम समझेंगे कि ये पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 और दूसरी जहरीली गैसों को मापते कैसे हैं। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हम ढूंढेंगे, इन मशीनों से निकले डेटा में कितनी सच्चाई है? क्या ये दिल्ली के अजीबोगरीब मौसम, कभी चिलचिलाती गर्मी, कभी हड्डियों तक घुस जाने वाली नमी को झेलने के लिए बनी भी हैं, या फिर ये हमें एक धुंधली तस्वीर दिखा रही हैं? चलिए, तो फिर इस केस को खोलते हैं। सबसे पहले ये CAQMS स्टेशंस हैं क्या भला? जब हम इनके पास से गुजरते हैं तो ये किसी छोटे से कमरे या कंटेनर जैसे दिखते हैं। अंदर क्या होता है इनके? इन्हें आप शहर भर में फैली हुई हाईटेक ऑटोमेटिक लैब्स की तरह सोच सकती हैं। अच्छा। ये तापमान नियंत्रित केबिन होते हैं जिनमें बहुत संवेदनशील उपकरण लगे होते हैं। इनका मकसद है कि ये लगातार 24 घंटे हवा के सैंपल लेकर उसकी जांच करते रहें। और इनका काम आसान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हर स्टेशन को 8 मुख्य गुनेगारों को पकड़ना होता है। PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। 8 अलग-अलग प्रदूषक। तो चलिए सबसे कुख्यात वाले से शुरू करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। PM2.5। हाँ, PM2.5 जो हमारे फेफड़ों में सबसे गहराई तक जाते हैं। इन्हें कैसे पकड़ा जाता है? मैंने सुना है कि इसके लिए बीटा एटेन्यूएशन मॉनिटर्स या BAM नाम की तकनीक इस्तेमाल होती है। ये नाम ही काफी भारी भरकम लगता है। नाम जटिल है, पर इसके पीछे का विज्ञान बड़ा मजेदार है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक तरह की एक्सरे मशीन है। ओके। लेकिन ये एक्सरे की जगह बीटा किरणें फेंकती है। मशीन के अंदर एक छोटा सा, बहुत कम शक्ति का रेडियो एक्टिव स्रोत होता है, जैसे कार्बन 14। एक मिनट, रेडियो एक्टिव स्रोत? क्या ये सुरक्षित है? मतलब स्टेशन के आसपास रहने वालों के लिए कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्रोत बहुत ही कमजोर होता है और पूरी तरह से शील्ड किया हुआ होता है। इससे निकलने वाली किरणें कागज की एक शीट भी पार नहीं कर सकती, तो ये पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा, ठीक है। तो मशीन सबसे पहले इन बीटा किरणों को एक साफ फिल्टर टेप से गुजारकर गिनती है कि कितनी किरणें पार हुई। फिर वो पंप से बाहर की हवा खींचती हैं और हवा में मौजूद सारी धूल PM2.5 और PM10 उस फिल्टर टेप के एक छोटे से हिस्से पर जम जाती हैं। और फिर मशीन दोबारा उसी धूल भरी जगह से बीटा किरणें गुजारती है। बिल्कुल। अब क्योंकि टेप पर धूल की एक परत जम गई है, तो पहले के मुकाबले कम बीटा किरणें पार हो पाती हैं। अच्छा। किरणों की गिनती में आई इसी कमी को मापकर मशीन बहुत सटीकता से ये हिसाब लगा लेती है कि उस धूल का वजन कितना है और हवा में PM2.5 और PM10 की मात्रा कितनी है। कमाल है। ये तो हुई कणों की बात, लेकिन बाकी गैसों का क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये तो अदृश्य होती हैं। इन्हें कैसे पकड़ा जाता है? कि एक खासियत होती है, वो प्रकाश की एक विशेष तरंग दैर्ध्य यानी एक खास रंग की रोशनी को या तो सोखती है या फिर एक खास तरह से चमकती है। हर गैस का अपना एक यूनिक लाइट सिग्नेचर होता है। ये सुनने में अच्छा लगा। कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? जरूर। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को पकड़ने के लिए हम UV प्रतिदीप्ति या UV फ्लोरेसेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके। हम हवा के सैंपल पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं। अगर हवा में SO2 मौजूद है तो वो इस लाइट को सोखकर एक हल्की नीली चमक के साथ प्रतिक्रिया करती है। अच्छा। मशीन बस उसी चमक की तीव्रता को माप लेती है। जितनी ज्यादा चमक मतलब हवा में उतना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड। वाह।
इसी तरह हर गैस के लिए खास तरह की रोशनी और सेंसर का इस्तेमाल होता है। ये तकनीक तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, एकदम अचूक। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सिस्टम इतना परफेक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूर कहीं कोई पेंच है। हाँ, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। पेंच एक नहीं, कई हैं। और ये सिर्फ मशीन की खराबी का मामला नहीं है। तो फिर सबसे बड़ी और पहली चुनौती है डेटा की कमी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का एक सीधा साधा नियम है क्या? कि किसी भी दिन का AQI तभी मान्य माना जाएगा जब मॉनिटरिंग स्टेशन ने उस दिन कम से कम 16 घंटे का भरोसेमंद डेटा रिकॉर्ड किया हो। और अगर ऐसा नहीं होता? मुझे लगता है कि अक्सर नहीं होता होगा। कभी बिजली चली गई, कभी मशीन सर्विसिंग पर है। बिल्कुल, कभी कभी मशीन को कैलिब्रेट करना पड़ता है, मतलब उसकी सेटिंग्स को ठीक करना पड़ता है, जिसमें कुछ घंटे लगते हैं। कभी बिजली का उतार चढ़ाव होता है या इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है, जिससे डेटा सर्वर तक नहीं पहुंच पाता। इन सब वजहों से डेटा में गैप आ जाते हैं। ठीक है, डेटा गैप तो समझ में आता है, लेकिन जब मशीन चल रही हो तब भी क्या रीडिंग गलत हो सकती है? हाँ, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। यहाँ सबसे बड़ा विलेन है उच्च आर्द्रता, यानी हवा में नमी। अच्छा, नमी। दिल्ली की सर्दियों में जब कोहरा और धुंध मिलती है या मानसून के बाद हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। अब होता यह है कि हवा में तैर रहे PM 2.5 के कण वो स्पंज की तरह होते हैं। मतलब वो नमी को सोख लेते हैं? हाँ, वे नमी को सोख लेते हैं। तो कण पानी पीकर मोटे हो जाते हैं? यही होता है, वो पानी सोख कर भारी हो जाते हैं। अब हमारी बीटा एटेन्युएशन मशीन BAM वो तो सिर्फ वजन मापती है। सही बात है। उसे नहीं पता कि ये वजन सूखी धूल का है या नमी से भारी हुए कण का। नतीजा, मशीन को लगता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है और वो रीडिंग को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन हमें सबसे ज्यादा चिंता होती है, धुंध वाले, नमी वाले दिन, उसी दिन हमारे आंकड़े सबसे ज्यादा अविश्वसनीय हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, ये सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। इसके अलावा कैलिब्रेशन का अभाव भी एक मुद्दा है। इन मशीनों को नियमित तौर पर एक स्टैंडर्ड गैस या फिल्टर से जांचना पड़ता है ताकि ये सुनिश्चित हो कि वे सही माप दे रही हैं। अगर ये समय पर ना हो तो उनकी रीडिंग धीरे धीरे गलत होने लगती है। और लोकेशन, स्टेशन की लोकेशन का भी तो फर्क पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। अगर आपने स्टेशन किसी व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल के ठीक बगल में या किसी बड़ी इमारत की आड़ में या किसी फैक्ट्री की चिमनी के पास लगा दिया तो वो सिर्फ उस छोटी सी जगह की हवा का हाल बताएगा, पूरे इलाके का नहीं, है ना? हाँ, ये तो सही बात है। ये बातें सिर्फ अंदाजा तो नहीं है, यकीनन इन समस्याओं को लेकर कोई ठोस अध्ययन या सरकारी रिपोर्ट भी होगी। हाँ, और सबूत बहुत चौंकाने वाले हैं। 2021 में CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL ने एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। अच्छा। उन्होंने दिल्ली की चरम मौसमी परिस्थितियों में इन्हीं BAM उपकरणों के प्रदर्शन को बारीकी से परखा। और उनके हाथ क्या लगा? उनके हाथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ी लगी। उन्होंने पाया कि जैसे ही हवा में सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% के पार जाती है, हाँ। PM 2.5 की रीडिंग असलियत से बहुत ज्यादा भागने लगती है। मशीन प्रदूषण को असल से कहीं ज्यादा दिखाने लगती है। कितना ज्यादा? क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं? आंकड़े हैरान करने वाले हैं। अध्ययन में साफ लिखा है कि 60% से ज्यादा नमी होने पर प्रदूषण का 30% से अधिक का ओवर एस्टिमेशन देखा गया। 30%? पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब प्रदूषण का स्तर पहले से ही ज्यादा हो, जैसे सर्दियों के दिनों में, और साथ में नमी भी ज्यादा हो, तो ये गड़बड़ी लगभग 5 गुना तक बढ़ सकती है। 5 गुना? एक मिनट, 5 गुना? ये तो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। नहीं, ये तो आंकड़ों का मजाक बनाने जैसा है। क्या इसका मतलब ये है कि जिस दिन मेरा ऐप AQI 500 दिखा रहा है, हो सकता है असल में वो बस 100 हो? ये संभव है। इसके आधार पर तो हम स्कूल बंद करने जैसे बड़े फैसले ले रहे हैं। आपकी हैरानी जायज है। ये अंतर बहुत बड़ा है और नीति निर्माण पर सीधे सवाल खड़े करता है। अच्छी बात यह है कि उस अध्ययन ने इसका एक समाधान भी सुझाया था। अच्छा, क्या? उन्होंने साइट विशिष्ट सुधार कारक यानी साइट स्पेसिफिक करेक्शन फैक्टर लागू करने की सिफारिश की। ये साइट विशिष्ट सुधार कारक क्या है? सुनने में फिर से भारी भरकम लग रहा है। इसे ऐसे समझिए, ये करेक्शन फैक्टर एक तरह से हर मॉनिटर के लिए एक कस्टम मेड चश्मा बनाने जैसा है। अच्छा। जो खास तौर पर उस इलाके की नमी और मौसम के हिसाब से बना हो, ताकि वो नमी की धुंध के पार भी साफ साफ देख सके। मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट? हाँ, एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है जो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से मशीन की रीडिंग को एडजस्ट करता है। तो इससे कितना फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा। जब शोधकर्ताओं ने इस करेक्शन फैक्टर को अपने डेटा पर लागू किया तो माप में जो 46% की भारी भरकम गलती थी
वो घटकर 2% से भी कम रह गई। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब समाधान मौजूद है। अच्छा, ये तो नमी की बात हुई। बहुत ज्यादा प्रदूषण का भी तो इन मशीनों पे असर पड़ता होगा। बिल्कुल। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यूएस EPA भी इस बात को मानती है। जब प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है तो फिल्टर टेप पर धूल इतनी तेजी से और इतनी मोटी जम जाती है कि मशीन के अंदर हवा का प्रवाह ही बाधित होने लगता है, जिससे रीडिंग गड़बड़ा जाती है। हाँ, या तो रीडिंग अस्थिर हो जाती है या मशीन काम करना ही बंद कर देती है। इसका एक ताजा उदाहरण तो हमने इसी साल दिवाली पर देखा था, है ना? हाँ, 2025 में दिवाली की रात को दिल्ली में ठीक यही हुआ। जैसे ही पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर अचानक आसमान छूने लगा, दिल्ली के कई AQI स्टेशनों ने डेटा भेजना ही बंद कर दिया। हाँ, मुझे याद है, एक तरह का डेटा ब्लैकआउट हो गया था। बिल्कुल। कई लोगों के फोन पर AQI की जगह NA लिखा आ रहा था। लोग सोच रहे थे कि उनका ऐप या इंटरनेट खराब है। पर असल में तो शहर का मॉनिटरिंग सिस्टम ही उस चरम स्थिति को संभाल नहीं पाया था। सही कहा। और बात सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियों तक सीमित नहीं है। सरकारी ऑडिट में भी तो गंभीर प्रशासनिक कमियां पाई गई हैं, खासकर CAG की रिपोर्ट में। CAG की रिपोर्ट एक बहुत अहम दस्तावेज है। उसने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC के स्टेशनों की कई बड़ी खामियों को उजागर किया। जैसे कि सबसे विस्फोटक खुलासा यह था कि DPCC के 24 में से एक भी स्टेशन लेड यानी सीसे के स्तर को नहीं माप रहा था। क्या? एक भी नहीं? एक भी नहीं, जबकि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना के लिए लेड एक जरूरी प्रदूषक है। मतलब AQI की रेसिपी का एक जरूरी मसाला ही गायब था। और डेटा गैप्स के बारे में रिपोर्ट ने क्या कहा? रिपोर्ट ने बताया कि अप्रैल 2014 से जनवरी 2021 के 7 साल के लंबे अरसे में 12% महीनों में 21 दिनों से भी कम का AQI डेटा उपलब्ध था। 12% महीनों में? सोचिए, लगभग हर 8वें महीने में हमारे पास 1/3 से भी ज्यादा दिनों का कोई डेटा ही नहीं था। ये वैसा ही है जैसे आप किसी फिल्म का सिर्फ क्लाइमैक्स देखकर पूरी कहानी समझने का दावा करें। हमें तस्वीर का एक बहुत छोटा और शायद भ्रामक हिस्सा ही मिल रहा था। बिल्कुल। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। सिस्टम में कई जगह छेद हैं, तकनीक नमी से धोखा खा जाती है, अत्यधिक प्रदूषण में ठप हो जाती है, ऑडिट में प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है। तो सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? देखिए, अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद हैं और उन पर सालों से बात हो रही है। बस उन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत है। CPCB ने 2012 में ही बहुत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें नियमित कैलिब्रेशन, डेटा की जांच और स्टेशनों के रखरखाव के लिए कड़े प्रोटोकॉल शामिल हैं। और CAG ने जो कमियां निकाली थी, क्या उन्होंने उनके समाधान भी सुझाए? बात सही हो या उनके आसपास की रुकावटों को हटाया जाए। ठीक है। दूसरा, अगर उपकरण सभी जरूरी प्रदूषकों जैसे कि लेड को मापने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें फौरन अपग्रेड किया जाए या बदला जाए। और डेटा की उपलब्धता को लेकर उनका क्या कहना था? CAG ने साफ कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर मॉनिटरिंग स्टेशन हर दिन पर्याप्त डेटा उत्पन्न करे, ताकि दिल्ली के हर कोने की वायु गुणवत्ता का विश्वसनीय आकलन हो सके, न कि टुकड़ों-टुकड़ों में। विशेषज्ञों की भी तो कुछ ऐसी ही राय है। मुझे याद है, मैंने इस सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अनुमिता रॉय चौधरी का एक लेख पढ़ा था। बिल्कुल। अनुमिता रॉय चौधरी, जो खुद 2014 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक बनाने वाली विशेषज्ञ समिति का हिस्सा थी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं। क्या? वो नियमित थर्ड पार्टी ऑडिट के महत्व पर जोर देती हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट? फिर इन सभी स्टेशनों की जांच करे और अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे। मतलब एक स्वतंत्र रेफरी की जरूरत है जो खेल को निष्पक्ष रखे और ये सुनिश्चित करे कि नियम कायदे माने जा रहे हैं। सही पकड़ा आपने। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी, और जब जनता को पता होगा कि एक स्वतंत्र संस्था इन मशीनों पर नजर रख रही है, तो डेटा पर उनका भरोसा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का निचोड़ ये है कि हम अपने फोन पर जो AQI का सीधा साधा नंबर देखते हैं, उसके पीछे की कहानी बहुत जटिल है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता मापने की तकनीक भले ही बहुत परिष्कृत हो, लेकिन उसकी विश्वसनीयता कई चीजों पर टिकी है। दिल्ली का नमी भरा मौसम, मशीनों का रखरखाव, स्टेशन की सही लोकेशन और सबसे बढ़कर प्रशासनिक इच्छा शक्ति। तो जो आंकड़े हम देखते हैं वो शायद पूरी कहानी नहीं, बल्कि कहानी का एक संपादित संस्करण है। और ये सिर्फ एक तकनीकी बहस नहीं है, ये सीधे तौर पर सार्वजनिक विश्वास और नीति निर्माण से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। अगर वो डेटा ही सवालों के घेरे में है, जिसके आधार पर सरकारें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करती हैं,
स्कूलों में छुट्टियां घोषित करती हैं और लाखों मजदूरों के काम पर रोक लगाती हैं। तो उन नीतियों की बुनियाद पर भी सवाल उठता है। हाँ, उनकी प्रभावशीलता पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो हम आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ यहीं समाप्त करते हैं, जो हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। जब हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य से लेकर शहर की अर्थव्यवस्था तक सब कुछ इन हवा की गुणवत्ता के आंकड़ों पर निर्भर करता है, तो हम उस डेटा पर कितना यकीन कर सकते हैं जो खुद अनिश्चितता के कोहरे में लिपटा हो। और यहाँ दो चुनौतियां हैं। एक, डेटा को सुधारने की तकनीकी चुनौती, और दूसरी, उस डेटा पर जनता के टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने की चुनौती। सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों में से बड़ी चुनौती कौन सी है।